स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश का बजट आने के बाद एक चर्चा जो कई बार सुनने को मिली है मुझे, वो ये है कि क्या आने वाले समय में जो चुनाव होने वो होंगे या नहीं होंगे। बात पंचायत चुनावों की है, नगर निकायों की है। सवाल इसलिए क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर तो देश में बहस वैसे भी छिड़ी हुई है। इस बीच दिया कुमारी ने अपने बजट भाषण में वन स्टेट वन इलेक्शन की बात की। कॉन्सेप्चुअली समझना होगा कि वन स्टेट वन इलेक्शन क्या होगा। वन स्टेट वन इलेक्शन नगरीय निकायों और पंचायत चुनावों को लेकर मोटे तौर पर रहेगा। आप इसके साथ विधानसभा और लोकसभा चुनावों को नहीं जोड़ सकते। हालांकि आने वाले समय में अगर वैसा कुछ सोचा जाए तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल पंचायत चुनाव और नगरीय निकायों को लेकर यह कहा गया है कि एक साथ करवाया जाए, क्योंकि बार बार संसाधन लगाने पड़ते हैं, मैन पावर लगाना पड़ता है, बार बार आचार संहिता लगती है, विकास के काम रुकते हैं, कार्यों की गति रुकती है। ये तमाम वो बातें हैं जो इसके सपोर्ट में जाती हैं। लेकिन अगर पुराने चुनावों का इतिहास देखें तो हमने कई बार उलटफेर देखे हैं कि नहीं, एक चुनावों में किसी एक का पलड़ा भारी। तो ऐसे में वन स्टेट वन इलेक्शन प्रदेश हित में है या दल हित में है, इसे समझने की जरूरत है। और रास्ता कहां ले जा रहा है वो भी हमें देखना होगा। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हैं और जितेंद्र यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का मैं स्वागत कर रहा हूं। कुछ ही देर में बीजेपी के गेस्ट भी मेरे साथ होंगे। राजकुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष के नाते वन स्टेट वन इलेक्शन की बात या एक प्रदेश एक चुनाव, एक राज्य एक चुनाव, ये बात विपक्ष को यानी कांग्रेस को सुनने में अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है? नहीं स्वप्निल जी, सुनने में तो प्रदेश के हित की बात हो, देश के हित की बात हो अच्छी लगती है। उसको अमली जामा पहनाने में कितनी कठिनाई आएगी, उसको अमली जामा पहनाने के पश्चात सत्ता पक्ष को फायदा होगा, विपक्ष को नुकसान होगा, वो देखने वाली बात है। दलगत भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय लेगी राजस्थान के आवाम के हित में, तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। नहीं तो वन स्टेट वन इलेक्शन कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा सुनने में बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसको जब प्रैक्टिकल आमने जामा पहनाएंगे आप तब पता चलेगा। और अभी ये कल बजट में घोषणा की है, हम भी इसके गुणा भाग लगाएंगे और गुणा भाग लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो बजट में या प्रदेश में या विधानसभा में ऐसा कोई बयान ला दे जिससे केवल उनके दल को फायदा हो। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर उन्हीं को क्यों फायदा होगा? हमने आपके शासनकाल में देखा था कि जो नगरीय निकाय चुनाव थे उनमें आपका पलड़ा भारी था और पंचायत चुनावों में बीजेपी का पलड़ा भारी था। ये तो बैलेंस्ड बैटल थी ना। तो मुझे लगता है ये करेक्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि दोनों ही दलों ने कहीं ना कहीं अपनी अपनी बढ़त अलग अलग इलाकों में रखी है। तो साथ में फायदा साथ में नुकसान, इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर तो पड़ेगा नहीं। देखो, अंतर तो स्वप्न जी इतना है, वन स्टेट वन इलेक्शन तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को खुश करने के लिए उन्होंने बजट में किया है। भजन लाल जी प्रधानमंत्री जी को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों के दोनों नेता भी इसी बात पे लगे हुए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी तक कामयाब नहीं हो पाया, उनको प्रसन्न करने के लिए हमारे इस बजट के अंदर वन स्टेट वन इलेक्शन वाली बात कही गई है। अगर ये नेताओं को प्रसन्न करने लेकिन राजकुमार भाई, इसमें आप अपना फायदा तो देखिए। मैं एक राजनीतिक दल के तौर पर अगर आपसे कहूं आप अपना फायदा देखिए, तो मैं बताता हूं आपको फायदा कैसे होगा। देखिए, पहले विधानसभा चुनावों में टिकटों की टेंशन, फिर लोकसभा चुनावों में टिकटों की टेंशन, फिर पंचायत चुनावों में, फिर नगरीय निकायों में टिकटों की टेंशन। बार बार इतने दबाव से नहीं गुजरना पड़ेगा, एक ही बार में फुल एंड फाइनल हो जाना है। तो तनाव तो आप लोगों का भी छटेगा, तनाव उन शिक्षकों का भी छटेगा जिनकी बार बार ड्यूटी लग जाती है, वो आके बैठते नहीं है, उससे पहले फिर निकलने के आदेश आते हैं। तमाम वो संसाधन जो इसमें बार बार बिजी होते हैं वो नहीं होंगे। तो ग्रेटर गुड में तो मुझे लग रहा है कि ये तो अच्छा है। नहीं, खर्चा बचता है प्रदेश का, कर्मचारियों को बार बार चुनाव में नहीं लगना पड़ता है, बार बार आचार संहिता लगती है, प्रदेश का जिले का विकास रुकता है। तो एक मायने में तो सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अपने दल के लिए फायदे के रूप में काम ले कि मौका है, अभी तो सब चीजों पे कब्जा कर लो, कहीं दोबारा कांग्रेस आ गई तो फिर पार्टियां साफ कर देगी, जैसे लोकसभा चुनाव में हुआ। कब्जा कैसे कर लेंगे राजकुमार भाई? मैं यही तो समझा रहा हूं आपको कि देखिए, जहां पर आपका पलड़ा भारी है, जैसे नगरीय निकायों में आपका पलड़ा भारी है, तो अगर किसी को एक्सटेंड किया भी जाएगा तो आपके लोग भी तो एक्सटेंड होंगे, वहां पर आपका बोर्ड भी तो एक्सटेंड होगा अगर एक डेट पर लाने की कोशिश होती है। पंचायत चुनावों में आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि वहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो एक जगह आपके हाथ में लड्डू है, दूसरी जगह बीजेपी के हाथ में लड्डू है, साथ साथ अगर चलेंगे भी
तो फायदा तो दोनों का है ना, उसके बाद देखा जाएगा। मैंने निवेदन किया ना, प्रदेश का भला हो, राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी उस लड़ने के साथ खड़ी है, और किसी व्यक्तिगत दल का भला हो तो कांग्रेस पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि राजस्थान का नहीं, भला लेकिन प्रदेश के भले के साथ किसी एक दल का भला हो रहा हो एक बार के लिए, तो क्या अंतर पड़ता है? ग्रेटर गुड में तो प्रदेश का ही भला है। भला तो आप देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है। 7 महीने हुए सरकार आए हुए, ठीक है, सरकार चल नहीं रही है इनसे। आप भले की बात कर रहे हैं, राजस्थान ने इनको भले के लिए वोट दिया था कि कांग्रेस से बेहतर काम करेंगे ये लोग। 7 महीने हो गए, राजस्थान की लुटिया डुबो दी है। ठीक है, 7 महीने के पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, ठीक है, बारिश में देखो 2-2 फुट के खड्डे हो रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, संभाल लेना इनसे। ठीक है राजकुमार जी, मैं आऊंगा आपके पास। अटल खंडेलवाल बीजेपी भी अब इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर मैं जितेंद्र भाई के पास जाऊंगा। अटल जी, मुझे थोड़ा सा समझाइए, वन स्टेट वन इलेक्शन के जरिए सरकार कहां तक देख रही है? सिर्फ नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों तक, या आगे जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसमें भी इसको जोड़कर सरकार सोचने की कोशिश कर रही है? देखिए स्वप्निल जी, अभी वन स्टेट वन इलेक्शन, वो आज की स्थिति ये है कि सरकार, राजस्थान सरकार है वो एक बार ये वैसे तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन राजस्थान सरकार ये देख रही है कि भाई पंचायती चुनाव अगर अलग से होते हैं, नगर निगम चुनाव अलग से होते हैं, और नगर निगम के भी अलग अलग टाइम होते हैं और पंचायती के भी अलग अलग टाइम होते हैं, तो क्यों नहीं इसको एक साथ करा लिया जाए, जिससे कई चीजों में सुधार होता है। एक पहला पूरा तंत्र, जो आचार संहिता के कारण कई विकास कार्य जहां हो नहीं पा रहे होते हैं, या जो एक टाइमिंग के लिए रुकते हैं, वो चलने लग जाते हैं। आप किसे समाहित कर रहे हैं? मतलब नगरीय निकायों को, पंचायत को, या फिर आप इसमें आगे जाकर विधानसभा और लोकसभा भी देख रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं, पहले क्लैरिटी आ जाए कि वन स्टेट वन इलेक्शन है क्या कॉन्सेप्चुअली। बेसिकली क्लैरिटी ये है कि पहले ये एक फॉर्मूले के तौर पे ही ये करवाए जाने हैं, और ये अभी एक विचार स्तर पर है ये बात। ऐसा नहीं है कि भारतीय, जैसा कि राजकुमार जी कह रहे हैं कि ये केवल वोटों की राजनीति नहीं है स्वप्निल जी, ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम है, लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है और सरकारों के लिए भी प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्यूशन मिले, वोट की राजनीति से इसको नहीं देख करके, अगर ये सक्सेसफुल रहता है, पार्टियां इसमें सहयोग करती हैं, सबसे विचार रखा जाता है और ये विचार प्रबल रहता है, तो ये 100% एक साथ विधानसभा चुनाव पे भी होगा। और हम आगे जाके आप इसको विधानसभा और लोकसभा से भी जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप पंचायत चुनाव और नगरीय निकायों को देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी यही है कि एक बार नगरीय और पंचायती चुनाव को एक साथ कराने की योजना है, यदि सभी दल सहमत होते हैं। एक समिति का गठन होगा, उसमें सारे ही वैचारिक लोग, पार्टियों के लोग होंगे, और हम उनसे भी कहेंगे, समस्याएं बताएंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। तो देखिए, आने वाले समय में सुरक्षा को लेकर फिलहाल तो होंगे, क्योंकि अभी तो विचार ही है। देखिए, सुरक्षा को लेकर के, इकोनॉमिकल है ना इश्यूज को लेकर के, और विकास कार्यों को लेकर, ये तीनों कामों के लिए ये एक साथ चुनाव करवाना एक अच्छी प्रथा है और ये एक अच्छा विचार है, तो करवाना चाहिए और इनको भी सहयोग करना चाहिए। ठीक है, जितेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये एक ऐसा टर्म है जिसके अपने प्रोज भी हैं, अपने कॉन्स भी हैं, लेकिन जब तराजू पर रखेंगे तो देखना है कि पलड़ा किसका भारी है। आपको क्या लगता है? स्वप्निल, देखो, दोनों शब्द जो अभी इस्तेमाल किए यहाँ मेरे कोलिग्स ने, उनका सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये अगर इसे परंपरा और प्रथा बनाने का पहले से ही मानस है तो ये तो बहुत बुरा होने वाला है। पर अब मुद्दे की बात ये है कि राजनीतिक गलियारों में ये चुनाव सुधार साबित हो सकता है, मुझे भी लगता है, क्योंकि अभी इलेक्शन नहीं है, और विधानसभा और अगर बात करें संसद के इलेक्शन की, उससे ठीक पहले किया जाता तो बिल्कुल अलग तरह से मैं इसकी चर्चा करता। अब इसके पीछे जाओ, देखो, इसकी पृष्ठभूमि बनना शुरू हुई थी ये 2014 में, जब प्रचंड बहुमत आया था मोदी सरकार या एनडीए सरकार का। उसके बाद 2019 में भी ऐसा ही हुआ, तो उस वक्त इसका पृष्ठभूमि बननी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार के जनादेश ने पूरी तरह पलट दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है, जब कोई सत्ताधारी दल की लहर चल रही होती, लहर जैसा टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, तब उसे इन सब का इस्तेमाल करना और ऐसे चीजें फायदा देती हैं। पर अब ना तो प्रचंड जनादेश आया, यहाँ तक स्पष्ट बहुमत भी नहीं आया केंद्र में, फिर भी इस तरह की बातें, और वो भी राजस्थान जैसे स्टेट में क्यों चलाई जा रही है,
देखो जाहिर सी बात है कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 44 साल लोकपाल बिल को बेचारे को वो आते आते बूढ़ा हो गया, वयस्क और कब शिशु था पता ही नहीं चला, 1967 से लेकर 2011 में जब उसे पेश किया गया। ये इसी तरह का एक सगुफा है, इससे ज्यादा धरातल की चीज नहीं है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में यदि ऐसी बातें होती हैं कि बिना चुनावी उद्देश्य के, और तो ये डेफिनेटली बहुत दूरगामी और बहुत अच्छा परिणाम है। पर अब तथ्यों पे आइए। तथ्य ये है कि एक साथ आप स्टेट में तो कर लोगे, ठीक है, ऊपरी सतह पे बहुत सारे फायदे हैं, मशीनरी एंगेज होती है, खर्चा बचता है बहुत सारे, लेकिन भैया भारत की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखना है, भारत की विविधता और उसकी चुनौतियों को भी ध्यान में रखना है। आप एक साथ इलेक्शन ऐसे देश में कहां संभव है जहां चुनाव कम से कम 7, 8, 10 चरणों में होते हैं, राइट? तो जब इतने चरण आते हैं तो ऐसा टर्म अपने आप में कमजोर पड़ जाता है। राजस्थान में बहुत फायदा होगा अगर सत्तानशीन पार्टी ऐसा कर पाती है, पर मुझे नहीं लग रहा सर कि ये ऐसा करेंगे, क्योंकि जब तक राजनेताओं को राजनीतिक फायदा नहीं दिखता, उन्हें सुधारों से कोई लेना देना नहीं होता। नहीं तो ये इस तरह के स्टेप्स दलित और प्रदेश हित के बीच में अगर फाइट मार रहे हैं तो लहर वाले पोर्शन पे तो समझ में आता है कि दलित छिपा है, लेकिन अभी लहर वाली स्थिति है नहीं, तो दलित वाली स्थिति है नहीं। कांग्रेस को बेजा का डर है दलित की बात करना। बहुत स्पष्ट, आप भी मेरी प्रकृति जानते हैं कि मैं बिना तथ्यों के कोई बात नहीं कहता, पूर्वाग्रही बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक आम राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ एक विद्यार्थी हूं, एक आम नागरिक हूं। मैं इसका खंडन कतई नहीं कर रहा, पर मुझे लगता नहीं, मेरे पिछले 40 साल के जब अध्ययन पर हम सारी चीजों को ध्यान देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी बिना फायदे के कोई राजनीतिक पार्टियां यहाँ करती नहीं है। और चुनाव सुधारों की बात आए तो जहां दिनेश गोस्वामी पार्टी, जो दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें हैं, बहुत सारी सिफारिशें हैं, मैं आम पब्लिक के लिए इसे कठिन नहीं बनाऊंगा, उनको आज तक लागू नहीं किया है। हाँ। जब उनको लागू नहीं किया है तो ये सुधारों वाली बात तो बहुत दूर की कौड़ी है, दूर की नहीं, बहुत दूर की। चलिए चुनौती के तौर पे लीजिए, जैसा कि हमारे मंत्री साहब ने अभी एक चुनौती के तौर पे लेके इस्तीफा दिया, मैं तो स्वागत करूंगा अगर राजनीतिक पार्टी, हमारे जो सत्तानशीन पार्टी है, वो इसे चुनौती के तौर पे करे, और यदि वास्तव में इंप्लीमेंट होता है तो बड़ा स्वागत योग्य कदम है, निसंदेह बहुत स्वागत योग्य। ठीक है, मैं अब सेकंड स्टेप पे जाता हूं। एक बार फिर अटल जी, मैं आपके पास क्लैरिटी के लिए आ रहा हूं, आप थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं था कि एक वक्त देश में एक साथ चुनाव नहीं होते थे, लंबे वक्त तक एक साथ चुनाव हुए हैं, लेकिन फिर कभी कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया, कभी कहीं सरकार गिर गई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, और उसकी वजह से हम आज उस स्थिति में पहुंचे जिस स्थिति में हैं, और अब हम दोबारा बैक टू हिस्ट्री पहुंचने की बात कर रहे हैं। ये स्थितियां तो दोबारा क्रिएट हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए पंचायत चुनावों में या नगरीय निकाय में ही इंटरनल पॉलिटिक्स तो जमकर होती है, बोर्ड गिरा दिया गया, कुछ हो गया, लोग यहाँ से वहाँ हो गए, शिफ्ट हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ही सालों के बाद हम बैक टू वापस मौजूदा स्थिति में आ जाएंगे। इसको तो ये नहीं टैकल किया जा सकता ना कानून के साथ। स्वप्निल जी देखिए, इसके अंदर तीनों जो हमारी है विधायिका और न्यायपालिका और जो कार्यपालिका हैं, ये सारे के सारे यदि सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई इशू भी नहीं है, ये करने में कोई ऐतराज भी नहीं है। ये होता क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इसको 2 टर्म में कर लो कि भाई एक टर्म में एक साथ अपन ने इलेक्शन कराए और एक फिक्स एक डेट और दे दो 2.5 साल बाद या 3 साल, जो भी वॉट एवर इट इज़ है ना, सूट्स टू, मतलब ये सब जो भी सारे दलों को ठीक लगता है कि बीच में एक बार और जहां जहां मान लो कहीं किसी की डेथ हो गई, एमपी की, एमएलए की, उसका टर्म छोटा रहेगा, कहीं किसी नहीं उसका टर्म, हाँ तब तक वहां पर उसका टर्म छोटा रह जाएगा, उससे क्या फर्क, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इसको अगर कोई कॉन्स के तौर पे देखना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करने से देश की प्रगति सुनिश्चित है, संसाधनों की उपयोगिता बढ़ेगी और कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। लोगों का जो हम सुधार की बात कर रहे हैं, भारत विकसित की बात कर रहे हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। वरना हो क्या रहा है स्वप्निल जी कि हर 6 महीने आप कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं, आचार संहिता लगती है और सारे देश के अंदर वैसा सा केंद्र तो कम से कम पिछले 15-20 सालों में अगर कभी भी कोई लहर बन पाई तो उसमें उसके सेंटर में आपका कोई ना कोई चेहरा रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लहर ने आपको एक्साइटेड किया और आप इसलिए इस तरह से सोच रहे हैं कि एक बार में फ़ायदा ले लिया जाए ताकि वो फ़ायदा बटे नहीं, आपने दलित ऊपर रखा हो प्रदेश हित से पहले? देखिए जैसा कि अभी यादव साहब बता रहे थे कि भाई
मतलब राजनीतिज्ञों को और राजनीतिक पार्टियों को ही अब इस तरीके से, इस नजरिए के साथ देखा जाने लगा है कि ये बिना फायदे के कुछ नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी यही सूचिता की बात कर रहे हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि हम ये किसी पार्टी और उसके मतलब हित शब्द है उसको लेकर के नहीं, बल्कि देश को प्रथम रख करके हम ये सब करना चाहते हैं, एक सूचिता बनाना चाहते हैं। उसमें फिर भले किसी की जीत हो किसी की हार हो, लेकिन पर प्रदेश में चीजें अच्छी तरीके से देखिए, चले। प्रदेश में एक मुसीबत बढ़ेगी। मैं दोनों ही राजनीतिक दलों से ये बात कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि जो टिकट बंटवारे का बार बार, सभी गेस्ट को स्क्रीन पर ले लें, जैसा कि मैंने ये कहा कि बार बार टिकट जब बांटना होता है तो बार बार राजनीतिक दलों को एक दबाव से भी गुजरना पड़ता है, एक नेचुरल प्रेशर होता है, और रिजल्ट किस तरह का रहेगा उस प्रेशर से भी राजनीतिक दल गुजरते हैं। एक बार में चुनाव होंगे तो एक ही बार में खर्चा होगा, खर्चा इस तरह का कि भाई बाड़ाबंदी, एक ही बार में जब इसको मना रहे हो तो उसको भी मनाकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर लो, बार बार उस काम में बिजी नहीं रहेंगे तो पॉलिटिशियंस भी एक तरह से विकास कार्यों में ही बिजी रहेंगे। एक बार में सारे झंझट से निपटने के बाद या इस सारे कवायदों से निपटने के बाद। राजकुमार जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि अब जैसे देखिए, जब वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात आई, मुझे बहुत अच्छे से याद है अखिलेश यादव और नीतीश, ये दोनों इस थॉट प्रोसेस की तारीफ कर चुके हैं। ठीक है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी कवायद हो सकती है तो वन स्टेट वन इलेक्शन भी एक अच्छी कवायद हो सकती है। मुझे लगता है उन पर भी उनका रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा। कांग्रेस क्या किसी डर के वशीभूत होकर अगेंस्ट है या विरोध कर रही है? स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है लोग और डराओ मत। तो कांग्रेस पार्टी तो ना तो हिंदुस्तान में किसी से डरती है ना किसी को डराती है। चाहे वन स्टेट वन इलेक्शन कराए, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन कराए, कांग्रेस पार्टी किसी भी रूप में डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, स्वप्निल जी, वो दिन भी देखे जब पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एडी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। उस कांग्रेस मुक्त भारत के अंदर हम 44 सीटों से 52 पे आए और 52 से 99 पे आए, और हमने भारतीय जनता पार्टी को 2014 से 2019 से नीचे पटकते हुए। नहीं, लेकिन राजकुमार भाई, सोचने की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घटनाक्रम में, बल्कि इसके पिछले घटनाक्रम में भी आखिरी बार कोई चेहरा जो आपके लिए लहर क्रिएट कर पाया वो राजीव गांधी थे, उसके अलावा कोई नहीं। उसके बाद से आज तक आपके किसी चेहरे ने कोई लहर क्रिएट नहीं की। ये डर तो आपको सताएगा कि अगर एक साथ चुनाव हुए तो जो थोड़ा बहुत फायदा हमको यहां वहां से मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। राजकुमार जी, सुन पा रहे हैं मुझे? मैं कह रहा हूँ स्वप्निल जी, मैंने अभी 2 सेकंड पहले कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कैसी भी परिस्थिति में डरने को तैयार नहीं है। और जैसी राजीव गांधी जी के समय लहर आई थी, इंदिरा जी के समय लहर चलती थी, स्वप्निल जी आपका चैनल भी यही है, हम सब लोग भी यही हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी की लहर खड़गे साहब के, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी के नेतृत्व में आएगी, और आप देंगे कब आएगी? कब आएगी? भविष्य में अब तो वो तो वैसी स्थिति आ गई है कि इंतजार करते करते अब हम थकने लगे हैं कि देखे तो सही कि किसी की लहर आ जाए, पर अभी तक तो आई नहीं है। स्वप्निल जी, मैंने आपको निवेदन किया ना, 44 तो बढ़ रही है और आ गया समय नजदीक, आ गया समय नजदीक। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का घमंड हमने इस बार भी तोड़ा है। आने वाले भविष्य के किसी, लेकिन दादा मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि आपके चेहरे आज की डेट में लहर बनाने में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको डर लग रहा है कि शायद अगर हम वन स्टेट वन इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन कर दें तो फायदा हमारे हाथ में आएगा नहीं। अगर आपके चेहरे लहर बनाने की कवायद रखते या लहर बना सकते तो शायद आपको भी ये बात ठीक लगती कि चलो एक बार आप करा ही लो। पब्लिक जी, जहां तक प्रदेश का सवाल है, हम चाहते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के दल से ज्यादा फायदा प्रदेश का होना चाहिए। हम राजनीतिक फायदे की बात नहीं सोच रहे हैं। तो आप सोचिए ना, अगर पैसा बचेगा, संसाधन बचेगा, लोगों की मुसीबतें बचेंगी तो फिर इसका विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं निकलता, भले ही एक बार की फायदा कोई भी ले जाए। उनकी नीयत में खोट है, और राजस्थान का प्रत्येक मतदाता, अरे भाई, आप भी तो फाइट करेंगे, और स्टेट के होने वाले चुनाव कोई ऐसा थोड़ा ना है कि हर चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है, ऐसा तो है नहीं।
तो ये तो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है, आप अपनी बात को साबित कर सकते हैं। भाई ग्रेटर गुड में तो पॉजिटिव ही नजर आ रहा है ना। मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने भी बजट में एक कागजों में एक लाइन लिख के दी है, और बजट किन्होंने बनाया है, किसने पढ़ा है, किसने साइन किया है, कौन इम्प्लीमेंट करेगा। स्वप्निल जी अभी तो बहुत समय लगेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसकी कसरत और करने में कितना अंतर है सारा पत्रकार जगत भी जानता है। अच्छा ठीक है अटल भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये कवायदे ऐसी नहीं है कि ये बंद कमरों में की जाएं, है ना, और खुले में इस पर चर्चा पॉसिबल भी नहीं है जिस तरह के पॉलिटिकल सिनेरियो से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन उस बैठकों के मिनट्स बाहर आए ये जरूरी है ताकि लोग भी अपनी अपनी तरफ से सजेशंस या उसमें कोई पॉइंट नजर आता है तो वो दे पाए। क्या ऐसा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर पाएंगे जिस पर सिस्टमैटिकली सारे प्रोज एंड कॉन्स के साथ बातचीत हो पाए, सबको पता भी चले और सबकी भागीदारी भी हो? ये सिर्फ राजनीतिक दल डिसाइड नहीं करेंगे। देखिए स्वप्निल जी, ये जो वन स्टेट वन इलेक्शन का जो ये बात है अभी ये विचार के रूप में रखा गया है, और विचार के रूप में रखने में आपने अभी प्रोज एंड कॉन्स की डिस्कशन कर ही लिए। अब हमारा यही है कि इनको बंद कमरे में किया भी नहीं जा सकता। हाँ। और न हम करने वाले हैं। इनके लिए एक बकायदा एक समिति का गठन करेंगे और इन्हीं सभी लोगों को इन्हीं 5 सालों तो टाइम बाउंड तो आपने किया नहीं। देखिए इसलिए नहीं हो सकता टाइम बाउंड, देखिए टाइम बाउंड इसलिए नहीं हो सकता कि हम चाहते हैं कि जनता की भी भागीदारी हो, पार्टियों की भी हो और इंटेलेक्चुअल्स की भी हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई इसमें कोई ऐसी चीज छुपी हुई हो जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक हो। इसलिए ये इसलिए इसका गठन करना बहुत जरूरी है। लटकाना भी हो सकता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन 2019 में आप लोगों ने ये वादा किया कि हम तमाम राजनीतिक दलों को एक जाजम पर लाकर समझाने की कोशिश करेंगे। अव्वल तो वैसा कोई जाजम आपने बनाया नहीं, और दूसरा आप उनको एक राय पर ला भी नहीं पाए, और 2024 में फिर वही लाइन आपने कॉपी पेस्ट कर ली, Ctrl+C Ctrl+V 2024 के घोषणा पत्र में। यही आप इसके साथ भी कर सकते हैं, ये आपके अगले घोषणा पत्र में देखने को मिल सकता है, आप लटका देंगे। आप ऐसे देखिए स्वप्निल जी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितने आरोप लगते हैं और कितने तरीके से आरोप लगते हैं, फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कोशिश करते रहते हैं कि भाई सबको एक जाजम पर लाया जाए और सबको मनाया जाए, और उसके बाद बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ हम राम मंदिर की बात करते थे। चाहते तो इसको भी एक ही झटके में किया जा सकता था, लेकिन कैसे पॉसिबल ही नहीं था। देखिए मामला कोर्ट में था, आप ऐसे एक झटके में कैसे कर देते? यही तो बोल रहा हूं कि आप अगर एग्जाम्पल ही देना चाहे तो आप देखो ना, फिर आप बोलोगे कि कांग्रेस इतनी बड़ी बड़ी लोकतंत्र की दुहाइयां देती है। तो आप बताइए लोकतंत्र की इतनी बड़ी दुहाई देती है, इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने किया था वो क्या लोकतांत्रिक था क्या? अरे जिस तरीके से बिना LLB किए हुए व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देना, ये क्या लोकतांत्रिक है क्या? लेकिन तो जब इस तरीके की अभी जिस तरह से चीफ जस्टिस बन रहे हैं, नहीं 2 सेकंड, अभी भी जिस तरह से चीफ जस्टिस बन रहे हैं, है ना, जो प्रोसेस में चेंजेस हुए हैं, नतीजे हम आने वाले समय में देखेंगे, उसके बाद हम उसको और करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गलतियों के सापेक्ष में आपने भी कोई एक गलती कर दी हो। लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह गया। वन नेशन वन इलेक्शन को हम आपके मुंह से 6 सालों 7 सालों से सुन रहे हैं। बिल्कुल वन स्टेट वन इलेक्शन भी हो सकता है, हम सुनते रह जाएं। आप राम मंदिर का मुद्दा कब से सुन रहे थे? धारा 370 का मुद्दा कब से सुन रहे हैं हमारे मुंह से? तो वो एक दिन जाकर सपना पूरा होगा। देखिए इसलिए कि सबको साथ लेना, कहीं भी लोकतंत्र का किसी भी एंगल से कहीं कोई दुरुपयोग ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना ये भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि ठीक है, ये देश है ना, ठीक है, ये देश 2000-5000 साल पहले भी चले जाओगे तो वो लोकतांत्रिक। राजकुमार जी, मैं आपके पास एक सवाल के साथ आ रहा हूं। हम तो उस विचार के साथ राजकुमार जी, मैं ये कह रहा हूं कि हाल के दिनों में मैंने कांग्रेस के भीतर एक चेंज देखा। वो चेंज ये है कि वो बोलना तो बहुत चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। विधानसभा में भी इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स हमें हाल के दिनों में देखने को मिल गए। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस तरह की बैठक होती है और उसमें आपके चेहरों को भी शामिल किया जाता है, तो वो वहां बैठकर निष्पक्ष तौर पर उसको सुनेंगे और उसके बाद उस पर अपनी राय बनाएंगे, तो चलिए कोई एक रास्ता निकल सकता है। लेकिन बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए और इस तरह के रिएक्शंस आए कि हमें सुना नहीं गया या हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो वहां पे आ जाती है पॉलिटिक्स। मैं ये कह रहा हूं कि राजकुमार जी, कांग्रेस बिहेव कैसे करेगी
इस तरह की मीटिंग्स में अगर आप इनवाइटेड है, हो सकता है आप बोले हम शामिल ही नहीं होना चाहते। स्वप्निल जी, प्रदेश हित के लिए सरकार कोई भी सभी दलों की एक बैठक बुलाएगी, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि जरूर जाएगा। राजस्थान के हित के लिए तो एक बार कहिए ना कि वन स्टेट वन इलेक्शन में प्रदेश हित है या नहीं है, या विधानसभा अध्यक्ष या भारतीय नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार आप कहिए ना कि प्रदेश हित है या नहीं है वन स्टेट वन इलेक्शन में। एक प्रश्न मैं राजकुमार जी से पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न केवल। ठीक है, मैं आपको स्पेस देता हूं। राजकुमार जी, ये बड़ा अजीब सा एक सिनेरियो बना है जब विपक्ष सरकार से सवाल की जगह सत्ता पक्ष विपक्ष से एक सवाल पूछना चाहता है। मैं उसे जरूर स्टेज दूंगा। बोले अटल जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? राजकुमार जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बजट आया, पूरा 126 पेज का बजट आया और बहुत सारी उसके अंदर घोषणाएं, योजनाएं और बहुत से जनहित के कार्य, किसी एक भी कोई एक तो होगा जिसकी इन्होंने तारीफ की, लेकिन एक की भी नहीं, विरोध के अलावा कुछ नहीं। आप बताओ क्या ऐसा है क्या? मैं आपको एक बात बोलूं, एक सिंगल, मैं आपको एक बात बोलूं, हाँ। आज हम बजट की जगह संशोधित बजट पर चर्चा कर रहे हैं, ये तो आप भी जानते हैं, है ना? हाँ, तो फिर मेरा कहने का मतलब आप समझ गए ना? हाँ, मैं समझ चुका, मैं आप भी केवल मेरी ये बात कहना समझ गए। चाहता हूँ हाँ। कि कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि ये कहें कि ये 5 चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ये 10 चीजें ठीक नहीं लगी हमें। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होना, ठीक, जिम्मेदार विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष, आप ओवरऑल ये कह रहे हैं। ठीक है, वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रास्ता कैसा रहेगा ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।